तो आज की मेजर न्यूज़ है रिगार्डिंग बांग्लादेश इलेक्शंस एंड देन डीजीसीए ने फाइन किया है एयर इंडिया को, क्यों किया है इसको डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली यूएस और ईरान का इशू अभी आगे और बढ़ता हुआ जा रहा है, उसको भी डिस्कस करेंगे। वेलकम टू सीपी क्लासेस। तो आज 14 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं फ्रॉम द हिंदू। एंड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी रेलिवेंट टू योर एग्जाम, सिंस अब आपका टाइम जो है वो लिमिटेड है, तो आई जस्ट बिलीव कि द ड्यूरेशन ऑफ द लेक्चर शुड ऑल्सो भी लिमिटेड, है ना, क्योंकि आपको वही टाइम जो बचकर आगे तैयारी में और यूज़ करना चाहिए। तो न्यूज़पेपर्स को रैपिडली कवर करेंगे। तो पहली न्यूज़ क्या कह रही है, क्वाड इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया एज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट है, क्योंकि तो अब समझो एक बात को, क्वाड में 4 कंट्रीज हैं हमारे पास, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और इंडिया, राइट। ये 4 नेशंस हैं क्वाड के अंदर, राइट। एंड अगर हम यहाँ पर देखें कि जो पॉल कपूर है, ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूएस गवर्नमेंट। नाम जरूर उनका इंडियन है, इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति है, बट काम यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट के लिए ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर मतलब ये स्टेटमेंट यूएसए की तरफ से आई है। तो इस स्टेटमेंट में आपको यहाँ पर ये चीज़ बोली गई है कि जो क्वाड समिट है, जो कि रैपिडली यहाँ पर डिले होता रहा, लास्ट ईयर वैसे ऑर्गेनाइज होना था, इस साल भी नहीं हो पाया अभी तक, तो ठीक है। बट अब ये जो रिलेशन है इंडिया के और यूएसए के, वो थोड़े से यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे थे उस टाइम पे, है ना, क्योंकि अब यूक्रेन और रशिया की वॉर का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था एंड इंडिया के ऊपर टैरिफ भी लगा दिए गए थे एडिशनल, है ना, 25%। तो उन सभी चीज़ों को यहाँ पर ना उन्होंने यहाँ पर बोला है कि इन सब होने के बाद भी इंडिया और यूएसए की जो टाइज है वो बेटर रही हैं। एंड आने वाले टाइम में अगर आप देखो, तो ऑर्गेनाइजेशंस एंड एसोसिएशंस लाइक दैट ऑफ क्वाड, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यूएसए एंड स्पेशली इंडिया का रोल यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि चाइना को अगर टैकल करना है तो इंडिया को सपोर्ट यहाँ पर यूएसए को करना ही पड़ेगा। बीट पाकिस्तान को तो यहाँ पर एड पहुंच रही है, बट पाकिस्तान यहाँ पर डुअल रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि यूएसए से भी उनको एड मिलती है, चाइना से भी उनको एड मिलती है, तो लॉन्ग टर्म एलाय उनका यहाँ पर भी एग्जिस्ट करता है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम जो यही है कि अब ऑल्टरनेटिव ढूंढते हुए एक सपोर्ट की इंडिया की रिक्वायरमेंट यहाँ पर क्वाड के थ्रू भी या डिफरेंट मेजर्स के थ्रू भी, डिप्लोमेटिक टाइज के थ्रू भी की जा सकती है ना। तो इंडिया का रोल जो है वो यूएसए के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। सो अब एक ही चीज आती है, दूसरी चीज आती है कि जो टैरिफ्स है वो उन्होंने बोला लगाए जाने जरूरी थे, जस्ट टू मेक पीपल ऑफ इंडिया अंडरस्टैंड एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरस्टैंड कि दे आर चूजिंग द रॉन्ग पाथ, ठीक है। तो जो चीज एक अपने आप में आप कह सकते हो कि थोड़ा सा कंट्रोवर्सी लेकर आ सकती है, बट चलो उसके ऊपर हमें इग्नोर करने की जरूरत है यहाँ पर। बट कहने का मतलब यही है कि क्वाड नेशंस आपके कौन से आपको पता होना चाहिए। आने वाले टाइम में भी क्वाड समिट जो है ऑर्गेनाइज किया जा सकता है एंड इंडिया के साथ आगे इन द डिफेंस सेक्टर, इन यू कैन से ऑयल सेक्टर एंड एजुकेशन सेक्टर एंड ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ, जो बिजनेस डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर यूएसए विलिंग है टाई अप करने के लिए एंड आगे और ज्यादा। अभी तो इनिशियली ट्रेड डील यहाँ पर थोड़ी बहुत जो हुई है वो हुई है, ठीक है। जो भी इन्फॉर्मेशन उसको लेकर यहाँ पर रिलीज हुई है वो हम डिस्कस तो करते ही रहते हैं ना। तो टैरिफ उसकी वजह से हमारे कम हो गए हैं, 25 से 18% हो गए हैं। बांग्लादेश की तरह में भी अब इंडिया को भी थोड़ा सा राहत मिल सके सिमिलर लाइंस के ऊपर ही, कि हम जो कह सकते हो जीरो ड्यूटी के ऊपर करेंगे अब एक्सपोर्ट सामान को, है ना, जो भी अब इंपोर्ट कर रहे हैं रॉ कॉटन यान को। तो ये सारी चीजें जो है उन्होंने बोला कि इट इज जस्ट अ वे ऑफ रीडेवलपिंग द टाइज, जो कि थोड़ी सी टार्निश होती हुई यहाँ पर नजर आ रही थी। सो अब एक इंपॉर्टेंट चीज है एंड यूएस का स्टांस इंडिया को लेकर यहाँ पर कैसे चेंज होता हुआ आ रहा है, उस चीज के बारे में आपको बता रहा है। नेक्स्ट न्यूज कह रही है बीएनपी सिक्योर्स लैंडस्लाइड विक्ट्री इन बांग्लादेश। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि ट्रांसफर ऑफ पावर, नई तरह की गवर्नमेंट यहाँ पर आई है, मोर ऑफ अ डेमोक्रेसी को यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है ना। एंड 60.2% ऑफ द वोटर्स जो है डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के लिए यहां पर हाँ कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश ने ये चीज बोली। तो नेशनल रेफरेंडम यहां पर अब साइन किया गया, साइन भी किया, उसके लिए यहां पर पूछा गया लोगों से। रेफरेंडम का मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे आप कह सकते हो कि कश्मीर के केस में भी प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि रेफरेंडम मतलब पब्लिक विल के बारे में बात नहीं की गई, बट यहाँ पर पब्लिक विल जो है रेफरेंडम बांग्लादेश के अंदर आई है एंड बीएनपी जो है उन्होंने विक्ट्री को सिक्योर किया है। नए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर आएंगे, तो यहाँ पर आप कह सकते हो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो आगे बढ़ने के चांसेस हैं। नेक्स्ट न्यूज आएगी, उसके अंदर ये रेफरेंडम एक्चुअली में कहता क्या है एंड लोगों की विल क्या कहती है, वो सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए यही है कि बीएनपी ने अब आप कह सकते हो बांग्लादेश के अंदर विक्ट्री ली है एंड लैंडस्लाइड विक्ट्री है ये। एक तरह से आप कह सकते हो 60.2% ऑफ द पीपल दे आर विलिंग कि हम अब एक डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यहां पर चाहते हैं। देन इंडिया बिलीव दैट पंचशील पैक्ट सेटल बॉर्डर विद चाइना सेज सीडीएस, ठीक है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि हमारा जो 1954 के अंदर पंचशील एग्रीमेंट हुआ था चाइना के साथ, इंडिया की गवर्नमेंट को उस टाइम पे ये लगा कि जो पंचशील एग्रीमेंट के थ्रू हमारा जो बॉर्डर डिस्प्यूट है चाइना के साथ वो खत्म हो गया, क्योंकि पंचशील के अकॉर्डिंगली एक ये चीज भी हुई थी कि तिब्बत, जो कि अब आप कह सकते हो कि ऐसी एक्स्ट्रा टेरिटरी है जो चाइना ने एक्वायर की है, इट ओरिजिनली डिड नॉट बिलोंग टू चाइना। तो अब इंडिया को ऐसा लगा कि ताइवान को अगर, ताइवान कह रही हूँ तो तिब्बत को अगर इंडिया रिकॉग्नाइज कर देता है एज अ यू कैन से
कंट्री एज अ सेपरेट कंट्री, तो चाइना से दुश्मनी मोल लेने वाली बात है। तो चाइना का ही पार्ट तिब्बत को उस टाइम पे रिकॉग्नाइज कर लिया गया था, उसके बाद दलाई लामा को यहाँ पर आप कह सकते हो कि प्रोवाइड की गई थी असाइलम इंडिया के अंदर, है ना। तो ये इशू था। तो पंचशील उनको लगा कि इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा लगता था कि पंचशील के बाद जो है हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स खत्म हो जाएंगे, बट उन्होंने बोला देयर आर सर्टन एरियाज जो कि पंचशील के अकॉर्डिंगली अभी भी डिस्प्यूट के अंदर है, जिसके अंदर लद्दाख वाले रीजन काफी कवर होते हैं ना। तो उन चीजों के ऊपर यहाँ पे गवर्नमेंट को भी ध्यान में देने की जरूरत है कि पंचशील पैक्ट जो है वो चाइना का जस्ट एक क्वाइट अ मेजर था कि इंडिया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स या इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर यहाँ पर रिकग्निशन दे सके तिब्बत को, बट हमें जो चाइना है उसे हल्के में लेने की जरूरत फिलहाल भी नहीं है। एंड इस काम के ऊपर अभी तक हमें प्रोसेसेस जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं इनको खत्म करना ही पड़ेगा, कहीं तो पहल हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली एंड जियोपॉलिटिकली जिस हिसाब से गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, चीजें चेंज होती जा रही हैं, वी नीड टू बी वेरी मच अलर्ट कि किस तरीके से आपको आगे प्रोसीड करना है। तो डिस्प्यूट्स पहले से ही अर्ली स्टेजेस पे ही खत्म हो जाए तो वो बेटर होगा, ठीक है। And CJ's office received 8630 complaints against judges from 2016 to 2025 minister। तो यहाँ पर अब क्या है कि अब ऐसा नहीं होता है कि हर बार कोई भी अगर कंप्लेंट आती है जज के अकॉर्डिंगली तो वो मोशन जो है वो पार्लियामेंट के अंदर पास होना होता है इम्पीचमेंट के लिए। कुछ इंटरनल जो रिपोर्ट्स हैं या इंटरनल जो डिस्प्यूट्स हैं, इंटरनल कंप्लेंट्स हैं, वो CJI के द्वारा एंड द रिलेटेड आप कह सकते हो जजेस उनके द्वारा भी देखी जाती है, ठीक है। तो अब आपको बस इतना पता होना चाहिए अंदर कौन से साल में कितनी कंप्लेंट्स आई, उसके बारे में कौन पूछने वाला है आपको, ठीक है। 8630 कंप्लेंट्स जो है CJI के ऑफिस ने अगेंस्ट जजेस यहाँ पर रिसीव की है, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की तरफ से स्टेटमेंट आई है। तो अब ये आप देख सकते हो कि अप्रॉक्सीमेटली 9 साल का टाइम पीरियड है। तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपको ये चीज बोला जा रहा है कि जो कंप्लेंट्स है पहली चीज तो वो इंटरनली यहाँ पर सेटल डाउन की गई है, ठीक है। बट कोई भी ऐसा रिपोर्ट लॉ मिनिस्ट्री के पास रिटन फॉर्म में नहीं है जहां पर ये बोला जा रहा है कि इंटरनली जो मैटर सॉर्ट हुए हैं उसके ऊपर एक्चुअली में कुछ काम किया भी गया है या नहीं, जो कि अपने आप में एक मुद्दा क्रिएट कर सकता है आने वाले टाइम में। तो उसके ऊपर जो भी अपडेट होगी मैं आपको प्रोवाइड करती रहूंगी, बट अभी भी ये चीज जो है बताई जा रही है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने बोला है कि CJI के पास यहाँ पर आई थी कंप्लेंट्स, बट उसके ऊपर यहाँ पर फाइनल रेजोल्यूशन क्या निकला है, उसके ऊपर काम किया गया भी है या नहीं किया गया है, उसकी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के पास यहाँ पर नहीं है। पार्लियामेंट में उन्होंने ये बयान दिया है। देन नेक्स्ट है न्यू सीट्स ऑफ गवर्नेंस मेंट टू मीट पीपल्स एस्पिरेशंस। तो कल अब हमें पता है कि PM ऑफिस जो है वो अब आप कह सकते हो कि इनॉग्रेट होना था। एंड देन हमारे पास डिफरेंट 2 बिल्डिंग्स भी हैं वो भी इनॉग्रेट होनी थी, है ना। सेवा तीर्थ जो है अब हमारे PMO का नाम है। देन हमारे पास कर्तव्य भवन 1 और 2 जो है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज जो है वो एक ही जगह पे अब इन 2 बिल्डिंग्स के अंदर अलॉन्ग विद द PMO ऑफिस एग्जिस्ट करेंगी। तो अब मैंने आपको कल एक और चीज बोली थी सिंबलिज्म के रिगार्डिंग कि हम ये कॉन्सेप्ट सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, तो यही सेम चीज जो है प्राइम मिनिस्टर के जो आप कह सकते हो कि स्पीच है उसके अंदर दिखता है। उन्होंने बोला कि हमारे जो पुराने ऑफिसेज थे पहली चीज तो वो कॉलोनियल एरा की छाप छोड़कर जाते थे। अब जो नया हमारे पास ऑफिसेज हैं वो एक नई उम्मीद या आप कह सकते हो लोगों के एस्पिरेशंस को बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि अब एस्पिरेशंस बढ़ाने का क्यों तरीका है कि हम अपने कल्चर के साथ वापस जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू दीज बिल्डिंग्स, क्योंकि कल्चरल डिपिक्शन जो है एक बिल्डिंग के अंदर, क्योंकि पीपल जो है दे विजिट पार्लियामेंट ऑल्सो, है ना, समटाइम्स पार्लियामेंट ऑल्सो एंड ऑफिसेज ऑल्सो, डिफरेंट ऑफिसेज ऑल्सो। तो इस हिसाब से अपनी कल्चर अपने रूट से जुड़ने का एक ये तरीका नजर आता है। प्लस अब जो लोग हैं दे लुक फॉरवर्ड कि काम जल्दी से जल्दी हो सके, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो टाइम का इशू है यहाँ पर एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग जब आपकी फाइल घूमती थी, ठीक है, वो चीज अब यहाँ पर नहीं होगी। डिजिटलाइजेशन बेटर है, प्लग एंड प्ले यहाँ पर जो चीजें हैं वो मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ, प्लस एनवायरनमेंट को भी यहाँ पर ध्यान में रखा गया इन बिल्डिंग्स को ध्यान बनाते हुए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रैक्टिस करिए। तो बहुत सारी चीजों में अपने आप में ही हमारा जो नया PMO ऑफिस है, जो कर्तव्य जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर सेवा तीर्थ एंड कर्तव्य भवन जिनको हम बोल रहे हैं, वो अपने आप में ही आप कह सकते हो कि कॉलोनियल एरा के जो छाप है उसको कम कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अब इन्वायरमेंटली एंड इकोनॉमिकल वाइबल चीजें जो है वो सारी चीजें यहाँ पर कंसिडर की जा रही है सरकार के द्वारा, है ना। तो ये आपको बताया जा रहा है। देन हसीना's प्रेजेंस इन इंडिया, गंगा वाटर ट्रीटी टू बी द की प्रायोरिटीज फॉर BNP गवर्नमेंट। तो अब BNP गवर्नमेंट जो है वो ये चाहते हैं कि जो असाइलम शेख हसीना को इंडिया ने प्रोवाइड किया, पहली चीज तो वो खत्म किया जा सके, कि शेख हसीना जिनको अर्लियर 10 ईयर्स का यहाँ पर सेंटेंसिंग की गई थी उसको कम करके 4 साल का कर दिया गया था, ये हमने लास्ट डिस्कस किया था। तो अब शेख हसीना शुड बी रिटर्न टू बांग्लादेश, पहली चीज तो ये अब एक्सपेक्ट करेगी नई गवर्नमेंट। ऑल्दो इंडिया ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है BNP गवर्नमेंट को कि उन्होंने विक्ट्री यहाँ पर ली है एंड इंडिया वांट्स टू सपोर्ट बांग्लादेश ऑल्सो, है ना। तो हमारे पास तो यही स्टेटमेंट आई है। तो अब शेख हसीना को यहाँ पर वापस भेजा जा सके, पहली चीज ये होगी कि उनको कैसे रिपैट्रिएट किया जा सके, यहाँ पर पहला मुद्दा ये है। दूसरा है गंगा की वाटर शेयरिंग को लेकर, ठीक है, कि गंगा की जो वाटर ट्रीटी है उसके अकॉर्डिंगली जो वाटर शेयरिंग पैक्ट है वो किस तरीके से यहाँ पर आगे लिया जाना चाहिए, उसके बारे में जो की एरियाज होंगे, ठीक है, उसके ऊपर डिस्कस किया जाएगा। एंड बॉर्डर जो हमारा डिस्प्यूट इशू है, ठीक है, कि आउट ऑफ ऑल इशूज के बॉर्डर किलिंग जो यहाँ पर हो रही है, ठीक है, BSF के द्वारा। अब इंडिया क्या कर रहा है, यहाँ पर ओपन बॉर्डर्स है जहाँ पर, है ना, पहले तो उसको यहाँ पर पक्का किए जाने की बात चल रही है ना। वो अगर जहाँ पर ओपन बॉर्डर्स हैं वहां से इन्फिल्ट्रेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं,
तो इस वजह से जो बॉर्डर किलिंग्स हैं वो इंडियन फोर्सेस को करनी पड़ती है, जिस वजह से कई बार ऐसा होता है कि कैजुअलिटीज हो भी जाती है ना। एंड कई बार ऐसा भी होता है कि नेशनलिस्ट आप कह सकते हो कि कौन सी नेशनैलिटी के लोग हैं वो भी नहीं पता लगता है। सो दीज आर ऑल द मैटर्स विच आर इंपॉर्टेंट एंड दिस न्यू गवर्नमेंट विल टेक अप दीज इश्यूज विद इंडिया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंटली ये चीजें यहाँ पर होंगी। फर्स्ट पार्ट ऑफ बजट सेशन एंड्स पार्लियामेंट टू रिकन्वीन इन मार्च, एंड हमें ये पहले डिस्कस किया था कि बजट सेशन इस बार 2 सत्रों में होने वाला है, 2 सेशंस में यहाँ पर होने वाला था। फर्स्ट पार्ट जो है बजट सेशन का वो खत्म हो चुका है, सेकेंड सेशन जो है वो मार्च में यहाँ पर रिज्यूम होगा, अराउंड 9 मार्च के आसपास ये रिज्यूम होने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद जो अब बची कुछ डिस्कशन है उस पर होगी कि इस साल आपको बस न्यूज़ यही बताते हैं कि अभी का जो बजट सेशन था उसके अंदर कुछ ज़्यादा डिस्कशन तो चर्चा तो हो नहीं पाई है, क्योंकि मोस्ट ऑफ इट वॉज एडजर्न्ड, द सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड वॉज एडजर्न्ड। तो भी कुछ लीगली या एलिजिबली आप कह सकते हो कि कोई नई चीज़ तो अभी नहीं हो पाई है ना, सिर्फ बजट के ऊपर डिस्कशन चल रही थी। एंड मेजरली मुद्दा किसका यहाँ पर उठाया जा रहा था, यूएसए और इंडिया की डील का उठाया जा रहा था। तो ये अब पार्लियामेंट का आप कह सकते हो या बजट सेशन का सेकेंड जो सत्र है वो अब मार्च के अंदर रिज्यूम होगा। देन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स डू नॉट ओन स्पेक्ट्रम, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है। तो अब क्या होता है, स्पेक्ट्रम्स क्या होते हैं हमारे पास, अब हम जैसे माइक्रोवेव्स डिस्कस करते हैं, हम एक्स रेज डिस्कस करते हैं, तो ये डिफरेंट स्पेक्ट्रम है ना, जिसके अंदर गामा रेज जो है हमारी सबसे एंड में आती हैं एंड सबसे पहले आती है रेडियो वेव्स, क्योंकि सबसे ज्यादा लीस्ट आप कह सकते हो कि हार्मफुल होती है। गामा रेज जो कि बहुत ज्यादा अब हार्मफुल होती है, पेनिट्रेशन रेट ज्यादा होता है, तो उसी के बीच में ही समवेयर हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम होता है जिसको हम विबग्योर बोलते हैं, है ना। तो अब यहाँ इस एरिया के अंदर हमारे पास जो स्पेक्ट्रम्स होते हैं जिसमें हम 2G 3G 4G स्पेक्ट्रम्स बोलते हैं, जिनको यूज किया जाता है फॉर द प्रोसेसेस ऑफ नेटवर्क, है ना, जिसमें हम 2G नेटवर्क 3G नेटवर्क बोलते हैं। तो यही स्पेक्ट्रम्स को लेकर जब भी मुद्दा आता है तो सरकार क्या करती है, एक सर्टन स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं उसको, सर्टन जो स्पेक्ट्रम होता है उसकी ऑक्शन करती है। ऑक्शन वाइज जो है इसको अब डिवाइड किया जाता है कि कितने फ्रीक्वेंसी से कितने फ्रीक्वेंसी के बीच में एक पर्टिकुलर कोई कंपनी जिसने ऑक्शन लगाई है, मैक्सिमम बिडिंग की है, उसको वो अब आप लाइसेंस दे देते हो फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो वो ओनरशिप राइट्स यहाँ पर नहीं बताता है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया। उन्होंने बोला जस्ट बिकॉज आपको लाइसेंस मिला है इतने टाइम पीरियड के लिए, आप ओनरशिप यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। एंड ये एक ऐसी फ्री आप कह सकते हो पैसेज वे है जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है, जिसके अकॉर्डिंगली किसी की भी ओनरशिप इसके ऊपर एग्जिस्ट नहीं करती है। तो फॉर बेटर गवर्नेंस सरकार जो है इसका ऑक्शन करती है, बट ऑक्शन थ्रू लाइसेंसिंग अगर की जा रही है तो ये लाइसेंसिंग आपको ओनरशिप प्रोवाइड नहीं कर रही है, बस आपको एक ऐसा ये पत्र या सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रही है कि आप इतने टाइम पीरियड के लिए इसको फ्रीली यूज कर सकते हो, बट एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो आप इसको सबलेट भी नहीं कर सकते हो, ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक आप कह सकते हो प्राइस पे कर चुके हो, आप आगे उसको सबलेट करने का यहाँ पर ऑप्शन तो बनता ही नहीं है। तो ये चीज आपको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बताई। देन कंज्यूमर्स गेट अ रॉ डील एज ग्लोबल ऑयल प्राइस फॉल, बेनिफिट रिमेन्स फ्रोजन। तो ये चीज जो है ना, ये बोली गई है कि अब जो आपके ऑयल के प्राइसेस है ना इंटरनेशनल मार्केट में 2022 ऑनवर्ड्स 41% से डिक्लाइन हो चुके हैं, ठीक है। अब आप ये भी देखो ना 2022 ऑनवर्ड से लेकर धीरे धीरे करके अगर इंडिया की डिपेंडेंसी रशिया के ऊपर पड़ी भी है क्रूड ऑयल को लेकर, तो रशिया के साथ ही क्रूड ऑयल हम क्यों ले रहे थे, वो इसी वजह से ले रहे थे क्योंकि हमें सस्ते में मिल रहा था, रशिया के पास भी एक ऑल्टरनेटिव नहीं था एंड इंडिया की डिपेंडेंसी उनके ऊपर ज्यादा बन गई, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि तो एक्चुअली में जो प्राइसेस हैं वो क्रूड ऑयल के अगर कम हुए हैं तो हमारे पास जो पेट्रोल जो डीजल हम यूज करते हैं उसके प्राइसेस भी तो कम होने चाहिए थे। उसके अंदर 2022 ऑनवर्ड से लेकर अब तक 1.9% ही जो कट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, मतलब जो प्राइसेस हमारे पास ऑयल के हैं वो 1.9% से ही कम हुए हैं, वेराज 41% से इंडिया ने यहाँ पर क्रूड ऑयल के प्राइसेस के अंदर रिडक्शन देखी है ग्लोबल मार्केट्स के अकॉर्डिंगली भी, बट हमारे पास बेनिफिट जो है वो लोग फॉर द पीपल दे डू नॉट एग्जिस्ट। अब इसमें बीच में जो बेनिफिशियरी कौन रह गया यहाँ पर, जो ऑयल का मैन्युफैक्चरिंग मीनिंग रिफाइनरीज हैं या इवन ऑयल सेक्टर रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं जो कि रिफाइन करती हैं प्रोसेसेस को, एंड इवन जो डिफरेंट आप कह सकते हो कि हमारे पास रिटेल सेक्टर में आ जाते हैं लोग, है ना। तो ये जो बिचौलिए हैं मिडिल पीपल, दे आर द वंस जिन्होंने मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर 2022 ऑनवर्ड्स कमाया है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जो गवर्नेंस का उठता है कि क्यों ऐसा ये नहीं किया गया है। वन ऑफ मतलब मेजर ऑफ द कंपनीज यहाँ पर पब्लिक सेक्टर कंपनीज भी हैं। एंड एक ना न्यूज मैंने आई गेस लास्ट ईयर आपसे डिस्कस की थी जून या जुलाई के अंदर जब हमने इनिशिएटिव शुरू किया था, जिसके अंदर ऑयल प्राइसेस आगे बढ़ने के चांसेस की बात मैंने आपसे की थी। तो यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि ऑयल के प्राइसेस अगर इंटरनेशनली बढ़ते भी हैं तो भी आप इंटरनेशनल प्राइसेस के अकॉर्डिंगली अपने प्राइसेस को इंडियन मार्केट के अंदर नहीं बढ़ाएंगे। एंड इसके पीछे का रीजन भी उन्होंने यही दिया था कि सिंस इंटरनेशनली हमारे पास प्राइसेस जब कट डाउन हुए एंड रशिया से हमने इंपोर्ट सस्ते में करना शुरू किया, उसके बाद भी आपने प्राइसेस जो है ऑयल के कम नहीं किए थे, इतना प्रॉफिट अगर आप तब छाप चुके हो तो अब इंटरनेशनली अगर हमारे
हमारे पास प्राइस बढ़ते भी हैं तो भी आपको लोकल जो लोग हैं डोमेस्टिक डिमांड को फुलफिल करने के लिए वही प्रॉफिट को कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा। तो अब ये जो बेनिफिट है उस टाइम पे पॉजिटिव आउटलुक दिखा रहा था, बट अभी के केस में अगर आप देखो तो वो नेगेटिवली यहाँ पर लोगों को इंपैक्ट कर रहा है। देन अदानी ग्रुप एंटर्स न्यूक्लियर पावर सेक्टर आफ्टर शांति एक्ट। शांति एक्ट किसको रिप्लेस कर रहा था यहाँ पर? हमारे न्यूक्लियर एक्ट जो कि पहले एग्जिस्ट कर रहे थे, एंड उन न्यूक्लियर एक्ट्स के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या है कि प्राइवेट सेक्टर जो है उसको यहाँ पर अलाउंस ही नहीं थी कि वो न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर आ सके, ठीक है। एंड अब यहाँ पर हमारे पास नए एक्ट के शांति एक्ट के अकॉर्डिंगली जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं दे कैन वेरी वेल कम इनटू द न्यूक्लियर मार्केट, ठीक है, एज बिग प्लेयर्स आल्सो इन्वेस्ट करें वो न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर। एंड उसके बाद हमारे पास जो अब क्लीनर एनर्जी फ्यूल्स हैं वो अवेलेबल हो सकते हैं, क्लीनर इलेक्ट्रिसिटी यूज हो सकती है। एंड इंडिया का जो बाय 2050 यहाँ पर गोल है कि हमें नेट जीरो कार्बन एमिशंस को लेकर, एंड पेरिस एग्रीमेंट जो है 2070 तक हमने प्लेज किया हुआ है, तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए यहाँ पर हमारे पास शांति एक्ट की एग्जिस्टेंस आई है। ऑल्दो मैं आपको ये बता दूं कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है, ठीक है। प्लस अब यहां पर इसका यूजेज इसलिए ज्यादा है क्योंकि थोड़ा सा फ्यूल जो है वो भी बहुत लंबे समय तक चलता है, एंड जो एमिशंस हैं वो बहुत लो रेट पे होती है एज कंपेयर टू द फॉसिल फ्यूल्स विच वी आर यूजिंग। तो शांति एक्ट के अकॉर्डिंगली अदानी ग्रुप ने अपना एक अलग से ही एंटिटी को एस्टैब्लिश किया है जो कि न्यूक्लियर एनर्जी के साथ ही डील करेगा। सो अब मेजर इन्वेस्टमेंट अदानी ग्रुप की तरफ से कहां पर? न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर के अंदर। Then ministry plans English medical dictionary that will be translated into Indian languages। अब इसका नाम यहाँ पर क्या होगा? मेडिकल शब्द सिंधु, ठीक है। तो अब जितनी भी हमारे पास रीजनल लैंग्वेजेस हैं जिसमें 15 लैंग्वेजेस हैं जिसको डिस्कस किया जा रहा है, हिंदू, तेलुगु, असमीज, गुजराती, कश्मीरी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, बंगाली, मणिपुरी, मिजो एंड कोंकणी। तो अभी इनिशियली जो है जो वर्ड्स 1 लाख के आसपास जो यूनिक मेडिकल टर्म्स हैं जो कि इंग्लिश में ही पढ़ी जाती है, इनको अब हिंदी में कन्वर्ट किया जाएगा, ट्रांसलेट किया जाएगा इनटू द रीजनल लैंग्वेजेस ऑल्सो, ठीक है। एंड इसके लिए यहाँ पर सरकार में भी एआई का यूज कर सकती है। एआई समिट जो है वो भी शुरू होने वाला है, एआई का यूजेज जो है रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर हो रहा है। तो मेडिकल जो डिक्शनरी है उसको भी यहाँ पर बाय द नेम ऑफ मेडिकल शब्द सिंधु रखा गया है, ठीक है। तो इसके यहाँ पर सरकार अभी काम इसके ऊपर शुरू करने वाली है। देन आरबीआई इश्यूज ड्राफ्ट सर्कुलर ऑन रिवाइज्ड गाइडलाइंस फॉर लीड बैंक स्कीम। लीड बैंक स्कीम 1950s के अंदर आप कह सकते हो कि शुरू की गई थी। तो सरकार का मेजर यहाँ पर आरबीआई का आइडिया क्या था कि बैंकर्स बैंक है सिंस आरबीआई, तो अब उन्होंने यहाँ पर क्या था कि आरबीआई अपने आप में एक ऑटोनॉमस एंटिटी है। मैं आपको ये बता दूं वापस से, ऑटोनॉमस एंटिटी कैसे है कि वो अब इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट यहाँ पर फंक्शन करती है, एंड एज अ यू कैन से कंपनी भी फंक्शन करती है, क्योंकि आरबीआई खुद के प्रॉफिट्स जो है वो भी कमाती है थ्रू वेरियस अदर प्रोसेसेस। तो अब बैंक नोट्स को प्रिंट करने में एंड फाइनली एंड एवरीथिंग जो प्रोसेसेस चल रहे होते हैं उसके अंदर से भी पैसा जो है आरबीआई कमाती है, एंड बैंक्स को भी पैसा आगे लेंड करने से भी आरबीआई पैसा कमाती है। तो वो अपने आप में एक ऑटोनॉमस एंटिटी की तरह भी काम कर रही है। तो अब बैंक्स को तो वो संभाल ही रहे हैं, बट वो खुद का भी यहाँ पर प्रॉफिट कमाते हैं, है ना। तो लीड बैंक स्कीम्स के अकॉर्डिंगली आरबीआई टाइम टू टाइम ये सर्कुलर्स, ये नोटिफिकेशंस, ड्राफ्ट गाइडलाइंस मीनिंग गाइडलाइंस को यहाँ पर ड्राफ्ट, तो क्योंकि अभी टेम्पररी फेज है क्योंकि पब्लिक डोमेन में इसको ओपन किया गया है, तो अब जो गाइडलाइंस है वो यही बताती है कि हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है और ज्यादा रिजिलियंट, रोबस्ट कैसे हो सकता है। एंड इस टाइम में अब जैसे यूरोपियन यूनियन के साथ हमारी डील हो चुकी है, वेरी गुड, है ना। यूएस के साथ जब हमारा यहाँ पर अभी डील का प्लान चल ही रहा है, हो रहा है, ऑलमोस्ट काम उसके ऊपर चल रहा है, अच्छी बात है ना। बट इससे पहले हमारे पास जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज थे, यूएस के साथ हमारे जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही थी, तब भी आरबीआई स्टेप्ड इन, ठीक है, कि जो भी गैप्स यहाँ पर फुलफिल करने के लिए फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर द जेम स्टोन इंडस्ट्री ऑल्सो, है ना। तो यहाँ पर आरबीआई जो है उन्होंने थोड़ा सा कहा था कि सरकार को कि आप गैप जो फिल कर दीजिए, थोड़ा बहुत पैसा हम भी देने के लिए यहाँ पर तैयार हैं, ठीक है। वो तो भी पॉसिबल हो पाया। तो इसी तरीके से जो डिफरेंट गाइडलाइंस है कि हमारा बैंकिंग सेक्टर किस तरीके से बेटर ऑपरेट कर सकता है एंड कंज्यूमर सेंट्रिक हो सकता है, उसके ऊपर यहाँ पर काम किया जाए। एंड सुप्रीम कोर्ट ने भी लेटेस्ट यहाँ पर ये बात बोली थी कि जो बैंक्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के ऊपर फिलहाल लगे हुए हैं, कि दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द फैक्ट कि जो लोग हैं वो इससे जुड़े हुए हैं, कि प्रॉफिट कमाना आपका मोटिव है, वी वेरी वेल अंडरस्टैंड दैट। प्रॉफिट के साथ साथ आपको यहाँ पर गवर्नेंस एंड रिलेटेड मेजर्स को भी फॉलो करने की जरूरत है। तभी जो अब सर्कुलर है वो अभी पब्लिक डोमेन में रखा गया कि पब्लिक विल यहाँ पर क्या कहती है, उसी के अकॉर्डिंगली सर्कुलर के अंदर चेंजेस किए जाएंगे एंड और ज्यादा रोबस्ट बनाने की बात की जा रही है बैंकिंग सेक्टर को। प्लस अब उसको और ज्यादा सिटीजन सेंट्रिक कैसे किया जा सकता है, इसी वजह से आरबीआई ने भी ड्राफ्ट गाइडलाइंस यहाँ पर भेजी है, जहां पे क्या होगा कि अब 4 आप कह सकते हो स्टेट लेवल बैंकर्स के लिए कमिटी बनाई जाएगी, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ऑफिसेज होंगे अमंग्स अदर। तो ये बहुत सारे ऐसे अंडर द स्कीम क्लियर डिलिनेशन ऑफ रोल्स होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, फंक्शनरीज होंगी एंड प्रोविजंस होंगे कि हम कैसे स्टेट लेवल बैंक्स को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं, रीजनल बैंक्स को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है। देन डीजीसीए स्लैप्स 1 करोड़ रुपीज फाइन ऑन एयर इंडिया। तो डीजीसीए अब क्यों, अब डीजीसीए बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया अहमदाबाद इंसिडेंट के बाद से, 1 करोड़ रुपीज उन्होंने फाइन लगाया क्योंकि ये चीज इन्वेस्टिगेशन के अंदर पाई गई है कि 8 ऐसे रूट थे जहां पे
320 नियो प्लेन को विदाउट एयर वर्दीनेस सर्टिफिकेट उड़ाया गया था। मतलब जो प्लेन के अंदर प्रॉब्लम है वो एग्जिस्ट करती थी। एयर वर्दीनेस सर्टिफिकेट क्या होता है? एक तरह से जब हम क्वालिटी चेक कर रहे होते हैं ना, क्वालिटी चेक मतलब प्लेन उड़ने से पहले आपको एक फाइनल क्लियर ग्रीन सिग्नल आपको मिलना चाहिए कि हाँ दिस प्लेन इज फिट टू फ्लाई। तो 8 ऐसे रूट्स के ऊपर बिना इस क्लियरेंस के एयर इंडिया ने उन प्लेन्स को उड़ाया है, जिस वजह से ये हादसा हुआ है। तो डीजीसीए ने फाइन लगाया है एयर इंडिया के ऊपर। एयर इंडिया ने उस पैसे को भर भी दिया है। आगे कंप्लायंस को फुलफिल करने के लिए उन्होंने प्लेज भी किया है एंड ये मुद्दा जो है यहाँ पर रिजॉल्व होता है। देन इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल थाई एयरफोर्स जो है उन्होंने एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो है वो इंडियन ओशन रीजन के अंदर कैरी आउट की है एंड ये एक इनसाइट आप कह सकते हो एक्सरसाइज थी, बायलेटरल एक्सरसाइज इंडिया और थाई एयरफोर्स के बीच में। अब क्या है यहाँ पर हमारे पास वो 2-3 टर्म्स होते हैं, बिल्कुल इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ानी है एंड एक्सरसाइजेस कंडक्ट करने से हमारे जो रिलेशंस हैं कंट्रीज के साथ वो बायलेटरल जो रिलेशंस है वो बेटर हो सकते हैं, है ना। तो फोर्सेस के बीच में अगर कोई एक्सर्जेंसी ऐसे आ जाती है तो बेटर तरीके से कोऑर्डिनेशन बिठाई जा सके, ये सारी चीजें हैं। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट यही है कि इंडिया ने क्या फीचर किया है, सुखोई 30 MK1 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, RTAF साब ग्रिपन जेट्स एंड इंडियन एयरफोर्स का हमारे पास IL-78 मिड एयर रिफ्यूलिंग टैंक्स जो हैं वो भी अब यहाँ पर मैरीटाइम ऑपरेशंस का पार्ट थे एंड मैरीटाइम ऑपरेशंस में जनरली यूज किया जाता है, इस एक्सरसाइज का भी वो पार्ट थे। ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज थी। देन जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट जो है स्टेबल इन अप्रैल टू जैन एट 23.19 बिलियन। ठीक है, लास्ट ईयर अप्रैल से इस साल जनवरी के अंदर। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि हम यहाँ पर स्टेबल वर्ड यूज कर रहे हैं ना। स्टेबल वर्ड के अकॉर्डिंगली आप ये देखो कि जब हमारे साथ यूएसए का अब ये जो इशू शुरू हुआ था एंड जब 50% टैरिफ हमारे ऊपर लगाया गया, एडिशनल 25% जिसके अंदर हमारे ऊपर एक तरह से सैंक्शन ही लगाया गया था ना, तो अब सबसे ज्यादा हैम्पर होने वाली जो इंडस्ट्री थी उनमें से एक ही जेम्स इंडस्ट्री भी थी, ज्वेलरी इंडस्ट्री जो थी वो सारी की सारी। क्यों? क्योंकि मेजर मार्केट इंडिया की जो जेम्स इंडस्ट्री है वो यूएसए वहां पर प्ले कर रहा था। उसके बावजूद भी हमारा एक स्टेबल एक्सपोर्ट देखने को मिलता है जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के अंदर, जो कि एक रिजिलियंट नेचर को यहां पर बताता है। ठीक है, तो अपने आप में ये एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट मानकर चलना चाहिए इंडिया को अपने हिसाब से, इसलिए कि स्टेबल यहाँ पर अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 के अंदर ग्लोबल ट्रेड हेडविंड्स की वजह से भी टैरिफ रिलेटेड प्रेशर्स को लेकर भी। तो ओवरऑल आपके लिए बस इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि ग्रॉस एक्सपोर्ट्स इस पीरियड में 23.19 बिलियन थे एंड एक डिक्लाइन कितना आया था 0.64% डॉलर टर्म्स में एंड ग्रो हुआ यहाँ पर 3.57% रुपी टर्म्स के अंदर। क्यों? अब ये चीज आपको स्पेसिफिकली क्यों बताई गई है? क्योंकि इंडियन रुपी की जो वैल्यू है वो अगेंस्ट डॉलर वो भी अभी नीचे फ्लक्चुएशन काफी हुई है पिछले अभी साल के अंदर एंड अभी आप कह सकते हो लास्ट महीने के अंदर भी। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको डॉलर के बेसिस पे अगर आप देखो थोड़ा सा यहाँ पर आपको डिक्लाइन देखने को मिलता है डॉलर के वजह से, ठीक है, एक्सचेंज रेट की वजह से। बट अगर आप रुपी वाइज यहाँ पर देखो तो हमारा फायदा यहाँ पर ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको बताई गई है चीजें। देन नेक्स्ट आपकी न्यूज क्या कहती है, वीक बाय डिजाइन अफ्रीकन यूनियन गैदर समिट फॉर समिट इन इथियोपिया। तो अब अफ्रीकन यूनियन जो है ना वो 55 नेशंस हैं, अफ्रीकन नेशंस हैं जो इसका पार्ट है। तो हर साल इनका जो आप कह सकते हो समिट है वो ऑर्गेनाइज होता है। तो इस साल जो समिट है वो इथियोपिया के अंदर है। बट जो अफ्रीकन यूनियन जो है अपने आप में ही वीक बाय डिजाइन बोली गई है। वीक बाय डिजाइन क्यों कही गई है? क्योंकि अफ्रीकन नेशंस में मेजोरिटी ऑफ द नेशंस जो हैं वो या तो अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग फेज के अंदर है। कोई भी ऐसा डेवलप्ड नेशन नहीं है जो कि एक तरह से आप कह सकते हो लीड कर सके समिट को, है ना। तो अब मिलिट्री कूज जो हैं वो भी रिपीटेडली आप देखोगे कि 5 से 7 ऐसे नेशंस हैं जहां पर अब अफ्रीका के अंदर हो रहे हैं रिपीटेडली। तो इंसर्जेंसी जो है वहां पर भी एग्जिस्ट करती है, तो ये प्रॉब्लम भी है। ठीक है, एंड वीक बाय डिजाइन एक रीजन से और भी है। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द अफ्रीकन यूनियन नेशंस जो हैं वो इंटरनेशनल फंडिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जब पैसा आता है कुछ काम होता है, जब पैसा नहीं आता है तो काम रुक जाता है। एंड कंट्रीज लाइक यूएसए एंड इवन के यूरोपियन यूनियन उन्होंने भी अपनी फंडिंग जो है धीरे धीरे कम कर दी है इन चीजों के लिए। यूएसए ने तो पक्का की है एंड इवन यूरोपियन यूनियन से रिगार्डिंग भी हमने न्यूज पढ़ी थी जब हमने शायद इस चीज को भी डिस्कस किया था कि जैसे अगर फंडिंग कम हो जाती है तो बहुत सारे ऐसे जो नेशंस हैं वो भुखमरी से मर सकते हैं, जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है ना। कि बहुत ज़्यादा फंडिंग यहाँ पर अगर कम कर देते हो, बहुत सारे नेशंस जो है 2023 ऑनवर्ड्स उन्होंने, जिसमें यूरोपियन यूनियन नेशंस भी थे एंड यूएसए का नाम भी था स्पेसिफिकली, कि उन्होंने अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस के लिए अपनी ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो कम कर दिया। तो हमने वो रिपोर्ट भी पढ़ी थी। ठीक है, तो उसके बारे में उसी के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा देखो कि डिजाइन जो है बहुत ज़्यादा वीक है अफ्रीकन यूनियन नेशंस का। एंड इस बार इथियोपिया में अगर ये चीज़ होती भी है तो वॉर स्ट्रकन सुदान के अंदर वॉर चल रही है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक
रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इंसर्जेंसीज चल रही है, सहेल रीजन को लेकर यहाँ पर इश्यूज चल रहे हैं। तो इस वजह से मिलिट्री कू 10 नेशंस के अंदर अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो कैसे ये जो ग्रुप है वो अब काम कर सकता है? क्यों? क्योंकि जहाँ पे मिलिट्री कू कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन अगर लीड करती है ना, वो आप कह सकते हो, जैसे म्यांमार के केस का मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पर देती हूँ। म्यांमार के अंदर जो मिलिट्री कू हुआ, ठीक है, तो री इलेक्शन के अंदर आप कह सकते हो कि हुंता वापस से हो जाते हैं, इलेक्ट हो जाते हैं, इलेक्शन किए जाते हैं तो इलेक्ट हो जाते हैं वो। बट यहाँ पर अफ्रीकन यूनियन के अंदर एक रूल है कि कोई भी व्यक्ति जो कि अब कोई मिलिट्री कू को अंजाम दे रहा है वो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। वो भी एक प्रॉब्लम यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। तो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होने के लिए, दुनिया की नजर में दिखाने के लिए कि एक्चुअली में जो गवर्नमेंट है वो लोगों ने ही चुनी है, वो अफ्रीकन यूनियन के केस में यहाँ पर नहीं हो सकता है। तो ये एक वीक बाय डिजाइन नेचर बताता है अफ्रीकन यूनियन की। तो यही जो प्रॉब्लम्स है यहाँ पर नजर आती हैं, एंड इस वजह से आप कह सकते हो कि जो अफ्रीकन यूनियन है आने वाले टाइम में मे बी दे विल नॉट सर्वाइव, ठीक है। तो एक कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस को साथ में बैठकर लेने की जरूरत है कि जो मेंबर्स हैं दे वांट के डिसीजन लिया जा सके एंड एक बेटर तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो सके। देन ट्रम्प सेंडिंग सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर टू पाइल प्रेशर ऑन ईरान। ईरान के साथ जो इस बार की जो आप कह सकते हो सेट ऑफ राउंड्स ऑफ मीटिंग हुई है वो भी फेल होती हुई नजर आ रही है। डेलीगेशन वापस चली जाती है ईरान, एंड अभी ईरान के ऊपर इंटरनेशनली प्रेशर डालने के लिए ट्रंप जो है वो सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर को भेज रहे हैं कि अब इट विल बी अ बैड डे फॉर ईरान, उन्होंने ये स्पेसिफिकली बोला। एंड आप कह सकते हो कि यूएसएस अब्राहम लिंकन को यहाँ पर भेजा गया वेस्ट एशिया में एज अ पार्ट ऑफ, जो कि 12 यूएस नेवी फ्लीट की जो शिप्स हैं उसका एक पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरह से इंटरनेशनली प्रेशर डाला जा रहा है यूएसए के द्वारा कि यू नीड टू कम टू अ कंक्लूजन एंड आपको हमारी बात माननी ही पड़ेगी। तो अब एक तरह से फोर्स्ड डिप्लोमेसी भी अब आपको नजर आती है, हेजेमनी में नजर आ रही है। ईरान को टैकल करने के लिए यूएसए अब यही हथकंडे अपना रहा है, ठीक है। देन बांग्लादेश वोटर्स एंडोर्स जुलाई चार्टर रिफॉर्म इन रेफरेंडम। अब समझो मैं जो चीज आपको बताना चाह रही थी, बांग्लादेश के वोटर्स ने यहाँ पर चेंज की डिमांड की है, तभी अराउंड 61% ऑफ द पीपल आर इन द फेवर ऑफ रेफरेंडम, जहां पर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की लेकर आने की बात की जा रही है। अब पहला डेमोक्रेटिक रिफॉर्म आपका क्या कहता है कि जो पीएम की पावर्स है ना वो कम की जा सके। दूसरी चीज, पीएम की पावर कम हो, प्लस इनके लिए जो टर्म्स हैं यानी कि कितनी बार आप री इलेक्ट हो सकते हो वो फिक्स किया जा सके। सेकेंड चीज है कि जो प्रेसिडेंट की पावर है उसको बढ़ाया जा सके, प्रेसिडेंशियल पावर जो है वो इंक्रीज यहाँ पर हो, ठीक है। पीएम का जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो लिमिटेड हो एंड पीएम की पावर को कम किया जा सके, एंड यहाँ पर पब्लिक डोमेन में जो इंफॉर्मेशन है वो टाइमली रिलीज की जाए। तो ये 3-4 पॉइंटर्स हैं जो रेफरेंडम यहाँ पर कहते हैं कि पब्लिक विल के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी ज्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू द फैक्ट कि हम किसी भी तरह का जो डिक्टेटरशिप बिहेवियर है वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। डेमोक्रेसी शुड प्रिवेल एंड डेमोक्रेसी जो है वो बांग्लादेश के अंदर रहनी चाहिए, ठीक है। ये आपके मेजर यहाँ पर पिलर्स हैं ऑफ द बांग्लादेश पीपल के जो चाहते हैं जिसके ऊपर काम होना चाहिए बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। शेख हसीना को वापस से लेकर आने की यहाँ पर बात की जाएगी बांग्लादेश के अंदर। वो होगा नहीं होगा वो हमें नहीं पता है, वो आने वाले टाइम में ही हम डिस्कस कर लेंगे जैसे ही न्यूज़ होगी, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन कि डिप्लोमेटिकली चीज़ें कैसे कैसे एग्रीमेंट के ऊपर आती हैं, ठीक है। तो आपकी आज की न्यूज़ इतनी ही थी, एंड इफ यू विश टू बिकम अ पार्ट ऑफ द स्लीपी फैमिली तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। वी ऑफर कोर्सेज फॉर स्टेट पीसीएस, यूपीएससी एंड ऑप्शनल्स आपके यूपीएससी के कवर यहाँ पर किए जा रहे हैं। धीरे धीरे डोमेन जो है एक्सपैंड होती जाएगी, तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती जाएगी। तो आपको क्या करना है, आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट www.sleepyclasses.com पर भी विजिट कर सकते हैं, या sleepy.class@gmail.com पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं रिगार्डिंग द कोर्स इंक्वायरी। हमारी जो टीम है दे विल गेट इन टच विद यू, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आपका जो इशू है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। एंड कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप भी एग्जिस्ट करता है, वहां पे आपको डाउट्स को जल्दी से जल्दी केटर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि पेपर आ रहा है एंड तैयारी भी अब आपको जम के करनी ही पड़ेगी, कोई भी टाइम ऐसा आपको वेस्ट करने का यहाँ पर मौका जो है नहीं देना है, ठीक है। जैसे आज का दिन ही हो गया, तो आज के दिन भी आपको यहाँ पर तैयारी नहीं छोड़नी है। सो यू नीड टू गेट बैक, यू नीड टू स्टेप बैक फ्रॉम सर्टन थिंग्स, ताकि आप करियर वाइज कुछ अचीव कर लीजिए। ऑटोमेटिकली दैट थिंग विच यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट इट विल कम टू यू, ठीक है। तो लाइफ डिमांड्स सैक्रिफाइसेस, अगर आप वो सैक्रिफाइसेस करने के लिए तैयार है, ये ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट थिंग्स विच यू वॉन्ट इन लाइफ। तो तभी बोलते हैं कि मतलब स्पेसिफिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वुमेन हम ये बोलते हैं ना कि जब पैसा जो है आपको एक फ्रीडम देता है, ठीक है, तो वो फ्रीडम आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हो क्योंकि आप अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो, ठीक है। पैसा तो सेकेंडरी चीज़ है, बट आप वो एक्सपीरियंस के साथ, वो चीज़ों के साथ बहुत चीज़ें सीख जाते हो, ठीक है, जो आपकी लाइफ में इवेंट्स होते हैं। सो डिफरेंट टाइम्स डिमांड डिफरेंट काइंड ऑफ अटेंशन फ्रॉम यू, तो आपको वो टाइम देना ही पड़ेगा।
ठीक है, अभी वो टाइम क्या है कि आपको पेपर की तैयारी करनी है, ठीक है। तो और कोई डाउट होता है, कोई इशू भी होता है, यू कैन वेरी वेल कनेक्ट विद द पीपल ऑफ आवर टीम, दे विल गेट इन टच विद यू। एंड कोई भी अगर आपको मुझसे बात करनी होती है रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ पर्सनल प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग, पर्सनल प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग एकेडमिक प्रॉब्लम्स ओनली, ठीक है, कि जहाँ पर पेपर की तैयारी नहीं हो पा रही है ढंग से, ऑल दोज इशूज ओनली, तो तब भी आप इस टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं, वील गेट इन टच, ओके, वील गेट कनेक्टेड। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टू डू, थैंक यू सो मच।